सेवेंथ से एग्जाम है आप लोगों का, हाउ इज द प्रिपरेशन? पहला किसका है? आई होप यू आर डूइंग गुड। नहीं कर रहे हो तो कर लो। हाँ, नॉट गुड। केमिस्ट्री के बाद अगला पेपर किसका है? कब है मैथ्स का? तो फिर आप फ्राइडे केमिस्ट्री का है ना, और सुबह 10 बजे तक खत्म हो जाता है, तो फिर आइए उस दिन, ठीक है? कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेंगे उस दिन, कुछ भी डाउट हो आपको किसी भी चैप्टर का, फ्रॉम एनसीईआरटी बाय द वे। अब वो मेंस का मत करना उस दिन के लिए, पता ना आपको एनसीईआरटी से ही आ रहा है ना आपका, बस सिलेबस अकॉर्डिंगली है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट आप मेन एनसीईआरटी लेवल करेंगे, राइट? ओके। और अगर डाउट्स नहीं हुआ तो मैं सर्कल्स पढ़ा दूंगा फिर, ठीक है? सो कम अप विद डाउट्स, नहीं तो सर्कल्स पढ़ना पड़ेगा। ओके, कल हम सर्कल्स करे थे, क्या करे थे? लेट मी रिकलेक्ट। कल एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन किया था हमने, राइट एंड में ये वाला क्वेश्चन किया था। यू गाइस रिमेंबर दिस क्वेश्चन? या रात को सोने के बाद सब वाइप आउट हो जाता है मेरी तरह, सुबह उठ के फिर रिकलेक्ट करना पड़ता है क्या क्या किया। याद है ये क्वेश्चन किया था? याद है ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, काफी सारे इक्वेशंस निकालने पड़ रहे थे, इवेंचुअली इक्वेशन से निकाल रहे, मतलब इक्वेशन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं एक्सेप्ट दैट। फाइन, सो वाज दिस क्वेश्चन क्लियर? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? ओके। अच्छा, अगले जो 2-3 टॉपिक्स है ना, वो बहुत ही फॉर्मूला, वो दरवाजा मैं बंद कर दूं ना? इज दैट फाइन इफ आई क्लोज? हाँ, अगले जो 2-3 टॉपिक होने वाले ना, बहुत ही फॉर्मूला इंटेंसिव होने वाले, तो आपको वो फॉर्मूला रटने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? और आई स्ट्रांगली सजेस्ट, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट वाले हैं ना, इनके फॉर्मूला ही रटना रादर देन लॉजिक, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है फॉर्मूला रटना, ठीक है? तो देखिए, तो एक टॉपिक ऐसा है, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। मतलब मुझे एक सर्कल गिवन, एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, और इस पॉइंट से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया। एक्चुअली 2 टैंजेंट ड्रॉ होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का लेंथ सेम होगा, सो इट डजंट मैटर आप एक ड्रॉ कर रहे हो, दो कर रहे हो। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, लेंथ ऑफ टैंजेंट इज, ये मॉड फॉर्म में है ताकि हमेशा पॉजिटिव आए, रूट ऑफ S1। S1 क्या याद है सबको? S1 एंड T, ठीक है? सो ये S1 क्या होगा? इस पॉइंट P को, P का जो भी होगा X एंड Y, इसको मैं इसके सर्कल के इसमें डाल दूंगा, इक्वेशन में, जैसा भी होगा जनरल फॉर्म, दैट इज S1, ठीक है? और उसका रूट लेना है, सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल। व्हाट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं। इनफैक्ट हमने S1T पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि जो फॉर्मूला आएंगे इसी पे बेस जाने वाले, सो दिस इज वन ऑफ। एक हमने कल किया था T = 0 याद, टैंजेंट निकालने का, ठीक? सो दैट वाज वन, दिस इज अनदर वन। S1 इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। S1 जो होता है ना, मतलब ये जो वैल्यू होता है, इसको पावर ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है, ताकतवर पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है? विद रेस्पेक्ट टू S = 0, मतलब विद रेस्पेक्ट टू S = 0, S = 0 होता है ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो भी सर्कल का इक्वेशन होता है इसको S = 0 कहते हैं। उसमें जब S को हम S1 कर देते हैं, इट इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट। ये याद रहेगा सबको? ओके। अब अगला, ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको देखिए, क्योंकि इस डायग्राम पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इसमें क्योंकि डायग्राम ही समझने में टाइम लग जाता है, तो क्वेश्चंस भी एकदम डायरेक्ट आते हैं इसके।
डायग्राम समझिए क्या है, ये एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट P है। एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए, दो टैंजेंट सर्कल को A और B पे कनेक्ट कर रहा है और अदर टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है। तो ये जो A और B पे टच किया ना, इसमें मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, A B को ज्वाइन कर दिया मैंने एक लाइन से, ठीक है, दैट्स अ कॉर्ड। और ये क्या है, OA और OB, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, कैपिटल R। और ये क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखा, रूट ऑफ S1, ठीक है। सो इफ अ पेयर ऑफ टैंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल एज शोन इन द फिगर, ये फिगर समझ आ गया सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टैंजेंट, मतलब ये जो मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया है, इसमें अगर ये टैंजेंट का जो एंगल वो अल्फा लेता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan alpha is equal to 2RL divided by L square minus R square. What is L? L is the length of tangent, यानी root S1, previous slide. And what is R? R is radius of the circle. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं कहाँ से है, बस याद रखो कि इसे, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ आया, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स, सीधा ये फॉर्मूला 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ AB। AB क्या है, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड को ज्वाइन करने पे ये लेंथ आता है सेम 2RL है, नीचे L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की जगह L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया रूट के साथ, दैट इज लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। कंपेयर करते हुए याद रखना तो आसानी होगी आपको। थर्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ये जो PAB है, इस ट्राइंगल का एरिया, RL क्यूब डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हम RL चल रहा था, यहां पे RL क्यूब हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, RL क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, याद रहेगा, ये भी सीक्वेंस में याद रखिए, थोड़ा आसानी होता है याद रखना। ओके, देन सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। तो ये जो PAB ये ट्राइंगल है ना, सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से गुजरता है टच करते हुए। तो ये जो मेरा सर्कम सर्कल होगा, समथिंग लाइक दिस, ये जो सर्कम सर्कल है ऑफ PA, अच्छा ये टच नहीं करा, ये ऐसा, ठीक है, हैज OP एज डायमीटर। ये जो लेंथ OP है ना, सेंटर से लेके P तक, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है। यानी जिस पॉइंट से मैं टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्कल का जो सेंटर है, दैट इज द डायमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हम इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन एस्टैब्लिशिंग इट, उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है ऐसा ट्राइंगल गिवन है और उसका सर्कम सेंटर गिवन होता है, कई बार सर्कम सेंटर गिवन है, क्वेश्चन पूछा होगा ऑर्थो सेंटर, इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन होगा, तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, उस टाइप के क्वेश्चंस में ये आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे कि सर्कम सेंटर की वैल्यू क्या होगी, कोऑर्डिनेट क्या होगी। अगर आपको डायमीटर पता है तो उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए इस लॉजिक को याद रखने से यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन एस्टैब्लिशिंग कि ये डायमीटर, आपको पता है डायमीटर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट अ फॉर्मूला बट इट्स मोर ऑफ अ रिजल्ट जो आपको याद रखना है। फाइन, आई क्विकली रिपीट, इन दोनों टैंजेंट के बीच का एंगल अल्फा वुड बी 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB वुड बी 2RL अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB वुड बी RL क्यूब डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन इसमें रूट नहीं, प्रीवियस वाले में रूट था, इसमें रूट नहीं है। एंड जो OP होता है, दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। याद रहेगा, प्लीज याद रखिएगा, घर पे जाके रिवाइज करके याद कीजिए। फाइन, इस पे बेस्ड एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन
ऑरिजिन से हम ड्रॉ कर रहे हैं टैंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक सर्कल गिवन है, टच इट एट पॉइंट ए एंड बी। वो जो टैंजेंट है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ए एंड बी, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ आया क्वेश्चन क्या है? एक पॉइंट गिवन है ऑरिजिन, वहां से हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, कौन से सर्कल को? इस वाले सर्कल। यार ये क्या हो गया, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली टुडे। ठीक है, सर्कल को टैंजेंट ड्रॉ किया इस वाले, एंड उस सर्कल को इस ऑरिजिन से जो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ए एंड बी पे टच कर। सो ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? विल यू ट्राई इट? जस्ट ट्राई द क्वेश्चन। हैव एवरीवन रिटन द फॉर्मूलाज, या मैं एक बार फॉर्मूला शीट भी दिखा दूं? नहीं चाहिए हो तो मैं दिखा दूंगा। जस्ट आस्क, ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो क्या आंसर आता है आप लोगों को। नहीं, तुमने पॉइंट अंदर ले लिया, ये टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया तुमने, रेडियस ड्रॉ किया। टैंजेंट होता है ऐसे बाहर के फॉर्म से, ऐसे तुम्हें टैंजेंट ड्रॉ करना ओरिजिन से। ठीक है, आया आंसर किसी का? डी दिया।
देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक पॉइंट गिवन है मुझे ओरिजिन, यानी ये 0 0 हो गया, और एक सर्कल गिवन है जिसपे मैंने ओरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ किया, और ये टैंजेंट कहाँ टच करेगा, ए और बी पे, ये गिवन है टचेस एज पॉइंट ए बी। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है, क्या ये जनरल इक्वेशन देख के बता सकते हैं क्या, 4,2। रेडियस बता सकते हैं, रेडियस का क्या इक्वेशन होगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 16, ये माइनस 16 ये वाला। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, हाउ मच इज द वैल्यू, 2, तो रेडियस भी 2 हो गया। गॉट इट, मुझे निकालना क्या है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये ए बी है, ए बी के स्क्वायर वैल्यू निकालना है, पर पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी हो गया कॉड, कॉड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, 2RL डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें डाउट है किसी को, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स R स्क्वायर L स्क्वायर, और नीचे का रूट हट जाएगा, ये हट जाएगा, ए बी स्क्वायर ही हूँ ना, तो ये हो गया 4 इंटू आर स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर 4, एल कितना, अच्छा एल भी निकालना है, एल इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट, ये रूट ऑफ S1। रूट ऑफ S1 कैसे आएगा, जो मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन है इसमें मैं x एंड y की वैल्यू 0 0 डालूंगा। 0 0 क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, सो रूट ऑफ S1 हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ रूट ऑफ 16 रह जाएगा, लास्ट वाला कांस्टेंट, राइट। सो L की वैल्यू विच इज रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। गॉट इट, इसमें डाउट है किसी को, L की वैल्यू 4 कैसे आई है, ओके। अब R स्क्वायर L स्क्वायर होगा 16, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर इज अगेन 16, R स्क्वायर इज 4, यानी डिवाइड बाय 20 हो गया, 20 हो गया, इज इट फाइन, हाँ तभी 64, दैट्स ट्रू। ठीक है, सो इसको काट के मैं 20 लिख दे रहा हूँ, अब 4 5 is 20, 16 4 is 64 upon 5, then ऑप्शन में आसान था एकदम, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगी। गॉट इट, ओके। हाँ, अगला टॉपिक, कॉमन टैंजेंट्स टू सर्कल्स। इसमें ध्यान दीजिए, ये पॉइंट लिखा है सर्कल्स, सर्कल्स मतलब मल्टीपल सर्कल्स, दो या दो से अधिक सर्कल्स के अगर मुझे कॉमन टैंजेंट्स निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। इसमें हम दो सर्कल के साथ ही डील करेंगे, क्योंकि 2 सर्कल करो या 3 सर्कल करो मतलब एक ही होगा, ठीक है, उसमें सिनेरियो चेंज नहीं होता। सो अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है बाहर, सॉरी ठीक है, 2 सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स में कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं, एनी गेसेस, लॉजिकली क्या लगता है कि कॉमन टैंजेंट्स कितने हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया जो इसको टच करते हुए ऐसे चला गया, ये एक टैंजेंट हो गया, राइट। दूसरा टैंजेंट एक और सिमिलरली मैं नीचे से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 2 टैंजेंट होगा। देखिए जब सर्कल्स दूर होते हैं ना, मतलब देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स, तो एक टैंजेंट ऐसे भी ड्रॉ होता है, ऐसे करके, अरे यार कनेक्ट नहीं हुआ, चलो एक और ट्राई करते हैं, ऐसे, समझ आया। इसको कहते हैं इंटरनल टैंजेंट, इसको कहते हैं एक्सटर्नल टैंजेंट, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसे भी ड्रॉ होगा, ये भी एक और टैंजेंट। तो कितने टैंजेंट्स हो गए, 4 टैंजेंट्स हो गए। 4 में से 2 एक्सटर्नल है, 2 इंटरनल है, इसको ट्रांसवर्स टैंजेंट भी बोला जाता है, ठीक है। सो इसी नंबर ऑफ टैंजेंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले इस टॉपिक पे। तो जब 2 सर्कल दूर हो, उनके बीच में गैप हो, तो नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने होंगे, 4, 2 एक्सटर्नल 2 इंटरनल। मान लीजिए 2 सर्कल एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं ऐसे, अब कितने टैंजेंट्स होंगे, 2 नहीं होंगे, एक ये भी होगा, एक कॉमन टैंजेंट भी आएगा, और 2 एक्सटर्नल तो है ही। ओह गॉड, यू गाइस गॉट इट ना, 3 टैंजेंट्स होंगे,
ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। देखो सर्कल ना पास आते जा रहे हैं। अब अगला सिनेरियो क्या होगा कि सर्कल पास आके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। कि एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, दो सर्कल्स, ये अपने आप ब्लू व्हाइट होता जा रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बस लेटिंग यू नो। कोई आगे जाके ऐसे बीच में ब्लू हो गया फिर व्हाइट हो गया, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल। दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करेंगे मतलब दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कितने टैंजेंट्स हो सकते हैं? एक्सटर्नल टैंजेंट्स तो हमें दिख ही रहा होगा, दो। इंटरनल कुछ हो सकता है टैंजेंट और नहीं हो सकता, ठीक है। एक और सिनेरियो कि इंटरसेक्ट करते करते सर्कल अंदर ही आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि एक ये बड़ा सर्कल है और दूसरा सर्कल इससे थोड़ा छोटा है, अंदर आ गया लेकिन अभी भी ना एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे अभी भी अंदर आने के बाद भी टच हो रहा है। इट्स नॉट कि पूरा अंदर घुस गया, अभी भी अंदर नहीं घुसा पूरा, एक पॉइंट पे टच हो रहा है। इसमें एक्सटर्नल टैंजेंट्स कितने होंगे? ऊपर वाले तो टैंजेंट्स और हो ही नहीं सकते, जो होगा ये एक है। गॉट इट? और एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा वाला पूरा ही अंदर आ गया, कुछ कॉमन पॉइंट ही नहीं है। तो अब इसमें कितने टैंजेंट्स होंगे? 0, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया? नंबर ऑफ टैंजेंट्स है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन गिवन होगा ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सर्कल ड्रॉ करते बैठो, उनका सेंटर देखो, वो अंदर है कि बाहर है, इंटरसेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, वो सब टाइम ही नहीं होगा, आपको फटाफट क्वेश्चन करना है। सो ये जो टैंजेंट का जो रिलेशन है ना, सॉरी सर्कल्स का जो रिलेशन है कि उसमें हम कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स बना सकते हैं, वो हम ना हमेशा रेडियस से जज कर पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट सिनेरियो वापस ले लिया कि एक सर्कल इधर है और दूसरा सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, बाहर है। इसमें नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने थे? 4, 2 एक्सटर्नल 2 इंटरनल। इसमें ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट सर्कल का रेडियस है R1 और सेकंड सर्कल का रेडियस है R2, ठीक है, और इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। सेंटर्स का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? C1 C2 मॉड ले लेंगे जस्ट टू मेक इट पॉजिटिव, ठीक है। C1 C2 क्या हो गया? सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और क्या मैं रेडियस को ऐड कर सकता हूं? R1 प्लस R2। देखो मैंने कहा था ब्लू व्हाइट होता जा रहा है, अपने आप होगा, ठीक है। R1 प्लस R2 क्या हो गया? रेडियस का सम। अच्छा, अगर दोनों सर्कल नॉन इंटरसेक्टिंग है, दूर दूर है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? R1 प्लस R2 एंड C1 C2। इसमें ध्यान दीजिए, C1 C2 जो डिस्टेंस है ना, ये R1 और R2 के सम से बड़ा है, बड़ा है। सो अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस पता है या फिर सर्कल का कोऑर्डिनेट पता है सेंटर का, तो मैं डिस्टेंस खुद ही निकाल सकता हूँ। और रेडियस गिवन है तो मैं रेडियस का सम भी निकाल सकता हूँ। और मैंने अगर जज किया कि जो बीच का डिस्टेंस है अगर वो बड़ा है, दैट मीन्स मेरे 4 टैंजेंट बनने वाले, तो मेरा डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो हम इस वाले चीज से ही जज कर लेंगे कि सर्कल में नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने होंगे, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द एग्जैक्ट फिगर। एक रफ डायग्राम हमें ड्रॉ करना ही पड़ता है जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? अच्छा बताइए, ये सर्कल और पास आ जाता है और अब मेरा ऐसे दिखता है सर्कल, गॉट इट? ऐसे स्क्वीज नहीं हो गया, थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। अभी भी इसका रेडियस तो R2 है, सेंटर कहीं यहाँ पे आ जाएगा R2। अब क्या रिलेशन होगा? इक्वल हो जाएंगे। C1 C2 जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ, टोटल 3 होंगे, इंटरनल 1 होगा। तो ये 3 टैंजेंट वाला केस है, ठीक है। अगला सिनेरियो क्या होगा कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। सो एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस कितना है? R2। ये C1 C2 है। तो इसमें देखिए C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा ना, वो R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। ये समझ आ रहा है सबको?
ये सम, और देखो इसमें एक कॉमन पार्ट आता है ना बीच का, जो दो बार ऐड हो जाता है। सो R1 और R2 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली C1 C2 से बड़ा रहेगा। सो ये इन इक्वेशन समझ आ रहा है, और इससे हमें पता चल जाता है कि दो ही टैंजेंट्स बनेंगे। हमारा रिलेशन ना इस इन इक्वेशन का टैंजेंट्स के साथ होना चाहिए। सर्कल भी है बीच में कि सर्कल इंटरसेक्टिंग है, बट दैट्स फाइन, इवेंचुअली में टैंजेंट्स पे जाना है। ठीक है, ओके। एक और सिनेरियो देखते हैं जहां पे सर्कल दोनों अंदर के एरिया में है, लेकिन जो इंटरनल सर्कल है वो एक पॉइंट को अभी भी टच कर रहा है। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये अच्छा, ये बहुत बड़ा रेडियस हो गया, चलो इस सर्कल को रीड्रॉ करते हैं। ये बाहर का सर्कल है, रेडियस है R1। ये अंदर का सर्कल है, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूँ रेडियस से, इसका रेडियस है R2। ठीक है, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो R1 रेडियस है ना, उसको अगर मैं उससे मैं अगर R2 माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बाहर वाले रेडियस से छोटे, बड़े वाले के रेडियस से छोटे वाले का रेडियस माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो क्या वो C1 और C2 के डिस्टेंस के बराबर होगा? लॉजिक समझ आ रहा है? दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो। इसमें भी मॉड डाल देता हूं, वी डोंट नो विच वन इज बिगर। ठीक है, और ये C1 C2 के डिस्टेंस के बराबर होगा। गॉट इट? अच्छा, अब ना वापस इस सिनेरियो में चलते हैं। इस सिनेरियो में ना एक और पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। ये जो R1 माइनस R2 कैलकुलेट किया ना, इस केस में ना C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 से बड़ा होगा जब अंदर आ जाता है सर्कल के और ये टच करने लगता है, तो R1 R2 इक्वल हो जाता है। लेकिन जब प्रीवियस सिनेरियो में बाहर ही था, अभी भी इंटरसेक्ट किया है बस, तो R1 माइनस R2 से C1 C2 बड़ा होगा अभी भी। ठीक है, यहाँ पे अभी भी C1 C2 बड़ा है, जैसे ही टच किया इक्वल हो गया, और जैसे ही अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा C1 C2। R1 माइनस R2 से C1 C2 छोटा हो जाएगा इस बार थर्ड सिनेरियो में, जब वो पूरा अंदर आ जाता है। लॉजिक समझ आ रहा है? अगर लॉजिक समझ नहीं भी आ रहा ना, तो ये सिनेरियोज हमें रखने पड़ेंगे, बट आई होप लॉजिक समझ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जैसे ही इंटरसेक्ट आ जाता ना, वैसे ही आपको R1 R2 का तो सिनेरियो याद रखना है, R1 माइनस R2 का भी सिनेरियो याद रखना है, क्योंकि इसका अगला सिनेरियो में R1 माइनस R2 ही यूज होगा, जो इक्वल हो जाते हैं, और लास्ट सिनेरियो में तो छोटा हो जाता है C1 C2, डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स, ये छोटा हो जाएगा R2 माइनस R1 से। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हो। ये देखिए, यही सिनेरियो है जो अभी हमने डिस्कस किया, थोड़ा फॉर्मली इसमें लिखा हुआ है कि जब नॉन इंटरसेक्टिंग है तो C1 C2 डिस्टेंस बड़ा है R1 प्लस R2 से। ठीक है, जब दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये इंटरसेक्टिंग हो जा रहा है तो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर, अब ये बीच का स्पेस गया तो ये छोटा हो जाता है, लेकिन R1 माइनस R2 से भी बड़ा रहेगा सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, जब ये अंदर आ जाता है लेकिन अभी भी एक पॉइंट पे टच करे तो C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल। ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ा अंदर और खिसक जाता है, मतलब एजेस आर नॉट टचिंग, तो C1 C2 R1 माइनस R2 से छोटा हो जाएगा। समझ आया? ओके, ये तो सेंटर और रेडियस के बीच में रिलेशन था टू आइडेंटिफाई कि किस टाइप के सर्कल्स है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सर्कल्स कि ये C1 C2 बड़ा है R1 प्लस R2 से, मतलब सर्कल्स आर नॉट टचिंग, सो 4 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। ठीक है, ये किस में रिलेशन है? C1 C2 R1 R2, फिर नंबर ऑफ सर्कल्स, फिर नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये रिलेशन है। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होगा और 3 कॉमन टेंजेंट्स आएंगे। गॉट इट? अगर इंटरसेक्ट करने लग गए दैट मीन C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होगा एंड R1 माइनस R2 से बड़ा होगा, और 2 ही कॉमन टेंजेंट्स आएंगे ऐसे। ठीक है, अगर
अंदर आ गया है और एक ही कॉमन टैंजेंट है तो C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल होगा और एक ही कॉमन टैंजेंट। एंड अगर टोटली अंदर आ गया देयर इज नो कॉमन पॉइंट देन C1 C2 R1, ये क्या लिखा है, ये प्लस लिखा है ना, ये माइनस होगा, ये गलत होगा। ठीक है, सो C1 C2 R1 माइनस R2 से छोटा होगा और जीरो कॉमन टैंजेंट्स। समझ आया लॉजिक सबको, याद रहेगा। इसी लॉजिक पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले थे। ओके, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स टू द सर्कल, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी लॉजिक पे, जेई मेंस का क्वेश्चन होगा। द नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, रफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आई डोंट नो वेदर दे आर टचिंग और इंटरसेक्टिंग और व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो लेट मी सी कि विदाउट डायग्राम भी चलेगा। क्या इसका सेंटर मालूम है मुझे? अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, कंपैरिजन करना है। कंपेयर करके बताओ नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितना होगा। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, देखिए। आंसर नहीं, आंसर इज सी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करो आराम से करो। देखो कैलकुलेशन हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ के। अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हो गया।
3 है। ये सेंटर निकाल लिया, दैट्स फाइन। सेंटर गलत निकाला यार ये, नहीं सही निकाला सेंटर से, सॉरी, इससे रेडियस आ गया, दैट्स फाइन। दूसरे का भी रेडियस निकालना है, ठीक है। हाँ वो कैलकुलेशन देख लेना, अगर कैलकुलेशन सही है कि नहीं। दूसरे का भी रेडियस निकालो और दोनों के सेंटर्स आ गए, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, फिर देखो वो रेडियस के सम के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। हुआ ये क्वेश्चन? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एक बार फटाफट दिखा दूं कैसे करना है क्विकली। ओके, एक सर्कल गिवन है, मुझे पता नहीं वो टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या एक्सटर्नल है या जो भी। इसका सेंटर मुझे दिख रहा है 9 and 15/2। इसका सेंटर क्या है 3। इसका रेडियस कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद? 5/2, 5/2। इसका रेडियस क्या आएगा? 5 आ गया, ठीक है। ये सेंटर है, ये सेंटर है, C1 C2 डिस्टेंस क्या आएगा? 7.5, 15/2। ये कहाँ से है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। R1 और R2 में क्या रिलेशन है? अगर हम ऐड करें R1 प्लस R2 तो क्या आ रहा है? 15/2 ही आ रहा है ना, 10। हाँ, दोनों इक्वल आ गए। दैट मीन्स सर्कल्स आर जस्ट टचिंग, दे हैव 3 टेंजेंट्स। 3 टेंजेंट है तो क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो 3 हो गए। गॉट इट? आसान था। ये जो चैप्टर है ना सर्कल्स, इसके क्वेश्चंस, और एक और चैप्टर आता है आगे जाके जो आप 12th में पढ़ेंगे, 3D ज्योमेट्री। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से, जो हम पढ़ने वाले। सबसे ज्यादा वेटेज नहीं कहना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद ये 3D सर्कल्स ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आते हैं, और इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एकदम टारगेट करना ही, ये तो गलत नहीं हो सकते, ये सही है, सही करना ही, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा। कोई बहुत शार्प स्टूडेंट है, दिमाग लगा के वहाँ प्रेशर सिचुएशन 1 घंटे में 75 मार्क्स से 100 मार्क्स का करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली वैसा हो नहीं पाता सिनेरियो, ठीक है। तो ये एकदम पता होना चाहिए आप लोगों को। आप पीडीएफ के थ्रू अगर 2-3 बार भी पीडीएफ पढ़ लेंगे ना, ये सब याद हो जाएगा। तो वो रिविजिट करना बहुत जरूरी है, रिविजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो करते रहेगा अपने आप। Okay, let's see the next question. If a circle this and circle this have common points, हाँ अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉमन पॉइंट्स लिखा, जब पॉइंट्स लिखा होता है तो जनरली इट मीन्स प्लूरल, कि 2 पॉइंट्स होंगे कम से कम। दो सर्कल के इंटरसेक्शन में 2 ही पॉइंट्स मैक्स हो सकते हैं, या मिनिमम तो 0 हो सकता है, बट 0 पॉइंट, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ आर। इस पहले सर्कल में ना एक आर इन्होंने कुछ अननोन दिया हुआ है, इसके वैल्यूज निकालने। दिस आर इज नॉट रेडियस बाय द वे, ये आर एक अननोन वेरिएबल है, और आई शुड नॉट से वेरिएबल, अननोन क्वांटिटी है। ये वाला जो आ रहा है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज निकालना, ठीक है। और इन्होंने दिया है कॉमन पॉइंट्स। अब कॉमन पॉइंट्स तो आइडियली प्लूरल है, यानी 2 कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लूरल है इसलिए। लेकिन हमें इस सिनेरियो में ये भी ध्यान रखना है कि एक कॉमन पॉइंट भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ना ये कॉमन पॉइंट /पॉइंट ऐसे लिख देना चाहिए था मेरे ख्याल से, द वे आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बिकॉज अनलेस वी सॉल्व द क्वेश्चन वी डोंट नो कि उसमें 1 पॉइंट कॉमन आएगा या 2 आएंगे या 0 आएगा। हाँ राइट। तो अब इन्होंने कॉमन पॉइंट्स लिख दिया है तो प्रोबेबली इट्स ट्रू, बट वी डोंट नो अनलेस वी सॉल्व द क्वेश्चन। सो हम अज्यूम करके चलेंगे कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपना इक्वेशन लिखेंगे। सो क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। If a circle this and this have common points, then number of possible integral values of r. Standard approach, दोनों का सेंटर निकालते हैं। पहले का सेंटर क्या है बताइए? 5, -4, -8। दूसरे का सेंटर क्या है?
ठीक है, C1 C2 क्या आ जाएगा, कोई बता दो प्लीज, कैलकुलेट करके डिस्टेंस फॉर्मूला से। पक्का? ओके, C1 C2 अपेरेंटली 17 है। अगर किसी को और आंसर आता है तो बताइएगा। ठीक है, C1 C2 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, C1 जो सर्कल है उसका R1 निकालेंगे। R1 निकालने के बताइए क्या आएगा। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें कांस्टेंट है -r²। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना g² + f² - c, इसकी जगह क्या आएगा, -r² लिखेंगे तो +r² हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो g² f² कितना हो रहा है, 25 + 64। क्या अजीब सा आ रहा है इन, ओ हाँ वो भी है, 89 भी कंसिडर करना। इट्स तो ये पूरा कांस्टेंट है। अच्छा, यू मीन टू से ये -89 कैंसिल हो जाएगा इसके वैल्यू से, इसके स्क्वायर वैल्यू से। हाँ, तो इसका क्या आ जा रहा है, √5² + 8² - 89 + r², ये आ जा रहा है और ये वैल्यू हो जा रही है कैंसिल। तो R1 की वैल्यू आ रही है R। अच्छा, इसमें हमें लेना पड़ेगा मॉड। मॉड क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है R की वैल्यू। ठीक है, मॉड ले लेंगे तो इंश्योर की इज इट पॉजिटिव। सेकेंड में R2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4। ठीक है, कैसे वैल्यू आ रही है, यही फॉर्मूला यूज करके। अब हमें क्या चाहिए, R1 R2 का रिलेशन। अभी R1 R2 में क्या रिलेशन हो सकता है कि मान लीजिए इस टाइप के सर्कल है मेरे इंटरसेक्टेड। ठीक है, सो C1 C2 मॉड हैज टू बी लेस देन R1 + R2। अभी यहाँ पे ना मैं लेस देन इक्वल टू भी लगा दूंगा। लेस देन इक्वल टू क्यों लगाऊंगा, इक्वल टू लगाने से ये वाला सिनेरियो भी कवर हो जा रहा है जहां पे सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं। सिंगल पॉइंट पे टच करने से इक्वल टू हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता नहीं ना, इसलिए मैं मल्टीपल सिनेरियोस कवर करने की कोशिश करूँ जस्ट बाय प्लेइंग विद द इनइक्वालिटी साइन, एंड इट विल बी ग्रेटर देन R2 - R1। इससे भी बड़ा होगा, वो इसी सिनेरियो का ही पार्ट है। बट अगर मैं इसमें भी इक्वल टू इन्वॉल्व कर लेता हूं तो एक और सिनेरियो मेरा कवर हो जाता है, ये इसमें भी सिंगल पॉइंट टच हो रहा है ना। ठीक है, इक्वल टू करने से ये वाला सिनेरियो कवर हो जाएगा जिसमें सिंगल पॉइंट टच हो रहा है। सिर्फ लेस देन करने से ये वाला सिनेरियो होगा जिसमें कुछ भी टच नहीं हो रहा। नहीं, लेस देन करने से भी 2 पॉइंट वाला ही आ रहा है, सॉरी। ग्रेटर देन करने से कुछ भी टच नहीं होगा। ठीक है, लेस देन करने से ये वाला सिनेरियो आ रहा है, R1 + R2 से लेस देन करने पे ये सिनेरियो आ रहा है, और इक्वल टू करने से सिंगल पॉइंट सिनेरियो फिर से आ रहा है। तो मेरे सारे सिनेरियोस कवर हो जाएंगे। तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्यों इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं। ठीक है, सिंगल पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स दोनों सिनेरियोस, एक ये तीनों सिनेरियोस कवर करने के लिए। अच्छा, मॉड ऑफ C1 C2 कितना है, 17। लेस देन इक्वल टू R1 + R2 कितना है, 4 + मॉड ऑफ R। ठीक है, R2 - R1 कितना है, राइट। सो इसको मैं मॉड ऑफ R -4 का मॉड लिख रहा हूं, क्योंकि इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये प्लस आता है कि माइनस आता है। अगर माइनस आएगा फिर एक मैं बाहर मॉड लगा रहा हूं उसको प्लस करने के लिए, क्योंकि ये सारे ना डिस्टेंस वैल्यूज है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आने चाहिए, इसमें नेगेटिव का स्कोप नहीं है। इसलिए मॉड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मॉड के हिसाब से मेरे आंसर्स चेंज होते रहेंगे। समझ आ रहे हैं? लॉजिकली ये इन इक्वेशन आ गया मुझे, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मॉड की वजह से हमारा आंसर चेंज होता रहेगा, इसलिए मॉड स्टैंडर्ड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉड बिहेव कैसे करता है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन बीच बीच में अगर कंफ्यूजन आता है तो बता दीजिए, हम उसको रिविजिट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, कोई डाउट हो तो बताना मुझे। ओके, सबसे पहले ये वाला हिस्सा ले लूंगा मैं, ये वाला। ठीक है, मॉड 17 इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ R, यानी मॉड ऑफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर ले जा रहा हूं मैं, कितना हो रहा है, 13। यही हो रहा है, राइट? ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, लेस देन इक्वल टू -13. ठीक है, सो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट इजीली. ये -13 है, ये 13 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 यानी इससे बड़ा, एंड लेस देन इक्वल टू -13. ठीक है, ये सिनेरियो से हो गया. अब ये सिनेरियो लेता हूं. ये सिनेरियो क्या है? हाँ, mod of mod r -4 इज लेस देन इक्वल टू 17. बाहर वाला mod हटाया तो ये आ जाएगा mod of -4 लेस देन इक्वल टू 17 ग्रेटर देन इक्वल टू -17. डू यू गाइस एग्री? ये इनइक्वालिटी का ये वाला mod हटाया तो ऐसा आ जाएगा, जो एग्जैक्टली हमने यहां पे भी किया था. सिमिलर स्टेप्स है कि mod हटाया तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू. इसमें डाउट है किसी को? इस स्टेप में डाउट है? ठीक है, अब फिर से मैं सिर्फ इसको कंसीडर करता हूं. mod ऑफ r वुड बी लेस देन इक्वल टू, ये इधर गया तो 21 हो गया. ठीक है, दैट मीन्स r इज लेस देन 21, लेस देन इक्वल टू 21, ग्रेटर देन इक्वल टू -21. ओके, सो इस डायग्राम को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए अगर यहां पे कहीं पे 21 आता है, सो 21 से छोटा है और -21 से बड़ा है. इज दैट फाइन? दूसरा क्या होगा? ये वाला सिनेरियो. दिस विल गिव mod ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -13. सी, ध्यान दीजिए, ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है. मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? सो इज इट हेल्पिंग मी? ग्रेटर देन इक्वल टू -13, दैट इज लाइक ऑलवेज ट्रू. इसको कुछ सॉल्व करना नहीं है. एम आई करेक्ट और एम आई मिसिंग समथिंग? तो ये सिनेरियो हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज मॉड एनीवेज पॉजिटिव ही होगा. गॉट इट? सो इससे मुझे आंसर क्या आ रहा है जो अभी तक हमने सॉल्व किया है? -21 से लेके -13 के बीच के इंटीग्रल वैल्यूज, या इंटीग्रल वैल्यूज, और 13 से लेके 21 के बीच का इंटीग्रल वैल्यूज. तो क्या क्या होंगे इंटीग्रल वैल्यूज? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज 21 काउंट ही कर लेते ना. -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21. ये 9 आ गए. ये भी 9 ही आएंगे शायद, तो 18 हो गए, राइट? लेट मी चेक इट वंस. हाँ, 18 ही है. समझ आया? तो यहाँ पे यहाँ तक आना आसान था, लेकिन इसके बाद जो मॉड का सोल्यूशन था ना, वो थोड़ा ट्रिकी था. इसलिए मॉड के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता होना चाहिए. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's see be a circle centered at 1 1 and having radius 1. Okay, इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं. Let's see be a circle centered at 1 1, यानी 1 1 पे उस सर्कल का सेंटर है and having radius 1, और उसका रेडियस 1 है. सो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को. एक सर्कल है, सेंटर है 1 1 पे, और रेडियस कितना है? रेडियस भी 1 है, यानी इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा. सो क्या आप लोग समझ रहे कि ऑरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है? अब क्योंकि ऑरिजिन से देखिए ऐसा दिखेगा, एक्स एक्सिस मेरा ऐसा दिखेगा, सेंटर 1 1 है, डिस्टेंस 1 है, रेडियस 1 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेरा 1 हो गया. इसमें डाउट है किसी को? अगेन सेंटर 1 1 है, ये रेडियस 1 1 है, तो वाई एक्सिस से भी मेरा डिस्टेंस 1 हो गया, तो ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस हो जाएगा. हाँ है ना? इसमें डाउट है? स्पेशल सर्कल्स जो हमने डे 1 में कुछ स्लाइड्स में पढ़े थे, ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स वाई एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है सिंगल पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ द रेडियस गिवन एंड द सेंटर गिवन. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ टी इज
इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0y, कोई एक सर्कल है जो सेंटर्ड है 0y पे, 0y मतलब x एक्सिस 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब y एक्सिस पे ये पॉइंट है कहीं पे, राइट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, सेंटर ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी ओरिजिन को टच कर रहा है। तो ये कैसे सर्कल होगा? देखिए, सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे है और ओरिजिन को टच कर रहा है, यानी वो या तो इधर होगा या इधर होगा, ऐसा ही होगा, सिंगल पॉइंट टच है, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन टचिंग द सर्कल, अच्छा सर्कल सी को भी टच कर रहा है, जो प्रीवियस सर्कल था टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, उसको बाहर से भी टच कर रहा है, मतलब ओरिजिन को भी टच कर रहा है, सर्कल सी को भी टच कर रहा है, दोनों। देन द रेडियस ऑफ टी इज इक्वल टू, जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस, बेसिकली ये जो दूसरा सर्कल है ना, ये ऐसा दिखेगा, सर्कल इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, हाँ ऐसा दिखेगा। ओरिजिन को टच किया, सर्कल सी को भी टच किया बाहर से, ये जो है ना ये सर्कल टी है और ये सर्कल सी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0y, गिवन है क्वेश्चन। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ओरिजिन को टच कर रहा है अगर और सेंटर 0y है तो रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस y होगा। डू यू गाइस रियलाइज दिस कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट 0y है ये तो, और ये कहा है कि ओरिजिन को टच कर रहा है, तो रेडियस भी y हो गया, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बन रहा है? दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दैट मीन्स जो सेंटर का डिस्टेंस है दोनों सर्कल का वो किसके बराबर होगा? r1 प्लस r2। ये समझ आ रहा है? सेंटर का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? एक सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0y, दूसरे सेंटर का कोऑर्डिनेट है 1 1, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y होल स्क्वायर, ये सेंटर 0 और y है, ये 1 1 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मेरा डिस्टेंस आ गया दोनों सेंटर्स का, ठीक है, इज इक्वल टू छोटे वाले सर्कल का रेडियस बड़े वाले रेडियस सर्कल के रेडियस का सम, राइट। सो ये हो जाएगा y प्लस बड़े वाले सर्कल का रेडियस इज दिस। इज दैट फाइन लॉजिकली? अब आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल के बताइए कितना है y का आंसर। बट यहां कॉन्सेप्चुअली यहां तक किसी को डाउट है? समझ आ गया ना यहां तक? अब बताइए y का आंसर कितना आएगा। That's right, 1/4. ओके, 1/4 आया सबका y का वैल्यू, क्योंकि y स्क्वायर का वो हो जाएगा दोनों साइड में कैंसिल। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को डाउट है तो बताइए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। ओके, ये एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी आसान है कॉन्सेप्ट ऑल्दो, बट इस कॉन्सेप्ट पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सर्कल्स में आपको ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट दिखेंगे जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता है आप कर पाएंगे आराम से। दो सर्कल्स, दोनों एक्सटर्नल मतलब टच नहीं करते थे, और ये मैंने क्या किया, एक्सटर्नल टैंजेंट्स ड्रॉ किए। जो एक्सटर्नल टैंजेंट्स है वो एक पॉइंट P पे जाके मीट हो रहा है, ठीक है, और दोनों सर्कल के सेंटर्स है C1 और C2। इज दैट फाइन? दोनों सर्कल के सेंटर C1 और C2 है। सो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से मुझे पता है
कि C1 से लेके P का जो डिस्टेंस है यानी C1P और C2 से लेके P का जो डिफरेंस यानी C2P, उसका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 के बराबर है। ठीक है, समझ आया? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये रेशियो। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से कि C1P और C2P को इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C1P इज टू C2P इज इक्वल टू R1 इज टू R2, राइट? सो ये जो पॉइंट P है ना, ये C1 C2 को एक्सटर्नली R1 इज टू R2 से डिवाइड कर रहे हैं। याद है सेक्शन फॉर्मूला? सो अगर आप इसी को अनदर वे में समझना चाहते हैं तो समझिए कि C1 C2 लाइन को पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1 इज टू R2 रेशियो में। गॉट इट? ये इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, अगर इंटरनल मेरे टैंजेंट्स है, फिर से C1P अपॉन C2P वुड बी R1 अपॉन R2, रेशियो सेम रहेगा, लेकिन इस बार भी जो पॉइंट P है ये C1 C2 डिस्टेंस को R1 इज टू R रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे। दोनों इंटरप्रिटेशन समझ आ गए कि जब मैं एक्सटर्नल टैंजेंट लेता हूं तो एक्सटर्नली डिवाइड करे पॉइंट P C1 C2 को, और जब मैं इंटरनल टैंजेंट्स लेता हूं या ट्रांसवर्स टैंजेंट्स लेता हूं तो पॉइंट P C1 C2 को R1 इज टू R2 में इंटरनली डिवाइड करे। एक्सटर्नल टैंजेंट एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल टैंजेंट इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अगर मुझे सेंटर्स पता है और रेडियस पता है तो पॉइंट P का मैं कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा। इस केस में अगर मुझे सेंटर्स पता है, रेडियस पता है, तो पॉइंट P का मैं कोऑर्डिनेट निकाल पाऊंगा कहां पे वो टैंजेंट टच कर रहा है। दिस इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देन द रेशियो। गॉट इट? चलो इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉमन टेंजेंट्स, ध्यान दीजिए इसमें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स मतलब कि दोनों सर्कल बीच में जितने भी कॉमन टेंजेंट्स है, सिर्फ कॉमन टेंजेंट्स यूज करके एक ट्राइंगल बना। टू द सर्कल्स, ये सर्कल गिवन है, एक सर्कल, दो सर्कल्स गिवन है, इज λ√3। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो भी बनता है उसका वैल्यू है λ√3 जो गिवन है। देन वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस मतलब लैम्डा की बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अच्छा, विदाउट सॉल्विंग द सर्कल्स एंड फाइंडिंग द सेंटर्स एंड रेडियस, और वो C1 C2 एंड R1 R2 का रिलेशन, विदाउट फाइंडिंग दैट, कैन यू जज ओनली बाय दिस इंफॉर्मेशन कॉमन टेंजेंट्स कि सर्कल्स का पोजिशनिंग कैसा होगा, हाउ आर दे इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर देन हाउ मेनी पॉइंट्स। ध्यान ये रखना है कि टैंजेंट्स से ट्राइंगल बन रहा है, कॉमन टैंजेंट्स। देखिए इस सिनेरियो में कॉमन टैंजेंट से कोई ट्राइंगल बन रहा है, सिर्फ टैंजेंट से, हाँ, रेडियस वगैरह यूज नहीं कर सकते या कॉर्ड यूज नहीं कर सकते। ये दो टैंजेंट्स ज्वाइन किया, कोई ट्राइंगल नहीं बना। ये दोनों टैंजेंट्स क्रिस क्रॉस किए, बट कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, और इन दोनों को एक साथ भी यूज करो तो भी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो कैसे सिनेरियो में ट्राइंगल बन सकता है? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो और एक्सटर्नल हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला सिनेरियो, ये दो है एक्सटर्नल टैंजेंट्स, ये हो गए। अरे यार चलो इसको थोड़ा सा स्लैंट करके यहाँ पे मीट करा देता हूँ, और ये एक कॉमन टैंजेंट और है, राइट? तो ये क्या हो गया मेरा, देखो कॉमन टैंजेंट यूज करके ये मेरा बन गया ट्राइंगल। इसका एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज एंड फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन C1 C2 एंड R1 प्लस R2, आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही जज कर सकते हैं कि कैसा ट्राइंगल, सर्कल्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आपको जैसे ही देखा कॉमन टैंजेंट से ट्राइंगल बन रहा है, इस सिनेरियो के अलावा कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है ट्राइंगल बनाना। गॉट इट? ठीक है, फाइन। अब इसी से कंटिन्यू कर ली, इसी डायग्राम से आएंगे। थोड़ा अजीब सा डायग्राम है बट दैट्स फाइन फॉर अस।
नहीं यार, दिस इज टू वियर्ड, आई हैव टू ड्रॉ प्रॉपर वन. पहले ना मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, अकॉर्डिंगली मैं सर्कल्स बना लूंगा अंदर, बिकॉज सर्कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्राइंगल को अंडरस्टैंड करना. तो एक सर्कल ऐसा होगा, दूसरा सर्कल ऐसा होगा, दैट्स फाइन. इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो अगर सर्कल के सेंटर्स मिल जाए मुझे, एक सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये देखिए, इसका सेंटर हो रहा है 3 0, इसका क्या हो रहा है -1 0, -1 0 3 0. इसका रेडियस कितना आ रहा है? 6 कैसे होगा? 2. ओके, रूट ऑफ 36 + 0 - 0 6. आर यू श्योर 6 हो रहा है? नहीं ना, 3 हो रहा है, 6 नहीं ले रहा, मैं गलत ले रहा हूँ. देखो g की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, तो 3² + 0 - 0 यानी 3 आ रहा है. तो जिसका सेंटर 3 0 पे है और रेडियस भी 3 आ रहा है, देखो, ठीक है. दूसरे का सेंटर है -1 0 पे, इसका रेडियस भी 1 आ रहा है. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया फिर? ये देखिए, इसका रेडियस -1 0 है और इसका सेंटर -1 0, आई एम सॉरी, एंड रेडियस 1 है. इसका सेंटर 3 0 है और रेडियस 3 है. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप देखेंगे तो 0 0 आ रहा है, ओरिजिन, ठीक है. सो दिस इज 0 0, जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, ठीक है. अब मुझे ये पता चल रहा है ये सेंटर भी एक्स एक्सिस पे है, ये सेंटर भी एक्स एक्सिस पे, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन जो होगा ना, ये पॉइंट P को भी एक्स एक्सिस ही कट करते हुए जाएगा, ठीक है. अब क्या मैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? कैसे? अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे रेडियस पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मुझे पता है पॉइंट P एक्सटर्नली C1 C2 को कट करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा. क्या रेशियो होता है? कैसे निकाले? अगर इसके वैल्यू को मैं x1 ले लेता हूं, x1 would be equal to C1 R2 minus C2 R1 divided by R2 minus R1. ये मैंने एक्सटर्नल वो किया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया. x1 क्या है? यहाँ का x1 y1, ये x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ. ये समझ आया मैंने क्या किया? C1 इसका सेंटर है, लेकिन इसका रेडियस R1 है, इसलिए R2 रेडियस के साथ मैच करेगा, राइट. इफ यू रिमेंबर, दूसरे वाले साइड के रेशियोज के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. सो दिस इज C1 हो गया -1, रेडियस हो गया 3, इसका रेडियस 3 है, माइनस C2 इज 3, रेडियस हो गया 1, इसका रेडियस 1 है, डिवाइडेड बाय 3 - 1, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? -3 -6 डिवाइडेड बाय 2, यानी -3 आ गया. समझा क्या किया मैंने? सेक्शन फॉर्मूला लगाया, मुझे डिवीजन का रेशियो पता है R2 R1 होगा, तो C1 को R2 से, C2 को R1 से, डिवाइड बाय दिस. ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, C1P/C2P इज इक्वल टू R1/R2, जिसका दूसरा इंटरप्रिटेशन था कि पॉइंट P उसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है. सो इसका x1 वैल्यू क्या आ गया? -3. अच्छा, ये देखो कि ये y1 वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज
-3 0। P क्या आ गया? अब मुझे क्या निकालना है? P। ये पॉइंट A ले लेता हूँ, ये पॉइंट B लेता हूँ, ये टैंजेंट जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या मैं सिर्फ ये हाफ ट्राइंगल पे फोकस कर सकता हूँ? तो इसको डबल कर दूंगा, ठीक है। हाफ ट्राइंगल पे फोकस करूंगा। आपको ये पता है कि सेंटर से जो लाइन गुजरता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, सर्कल के एज तक टैंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। नॉर्मल और टैंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो वाला ट्राइंगल है ना, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस। अच्छा, बेस पता है क्या मुझे? -3 से लेके मैं ओरिजिन तक जा रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 3 होगा, सबको समझ आ रहा है? इंटू 3 हाइट, ये हाइट 3 कैसे होगा यार? 3 तो इसका रेडियस है, ये 3 है, ये AO 3 नहीं है। सो AO हमें निकालना है अभी, वी डोंट नो, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड करके ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसका एरिया निकाला, इसका ट्वाइस करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा टास्क है AO निकालना, ये वाला। देखिए, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, बेस का लेंथ तो पता है, ये निकाल पाऊंगा फिर मैं। क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू AO अपॉन बेस। बट ये एंगल पता नहीं। अगर इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा। अच्छा, एक और चीज नोट कीजिए, ये टैंजेंट है, ये भी तो टैंजेंट है ना छोटे सर्कल का, ये टैंजेंट का नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये मैंने जो छोटा ट्राइंगल एक ड्रॉ किया अभी, ये नॉर्मल है और ये रेडियस भी है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है 1 है। छोटे ट्राइंगल का रेडियस 1 गिवन है, ठीक है। और क्या ये डिस्टेंस पता है मुझे? PC1 डिस्टेंस देखिए, C1 है -1 पे, P है -3 पे, सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल हो रहा है। ये डिस्टेंस मुझे पता है 1 है। ये जो है, ये देखिए हाइपोटेन्यूज हो रहा है, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस 1 है। तो क्या मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए इसके और इसके बीच के रिलेशन के लिए? राइट एंगल का बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। कॉस बेस नहीं होता ना, साइन होता है बेस के साथ। कॉस होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट? और एम आई रॉन्ग? कॉस होता है, ठीक है। सो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है। कॉस थीटा अगर हाफ होता तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। बट ये सब निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू आ गई, बड़े ट्राइंगल में जाते हैं। बड़े ट्राइंगल में देखिए क्या होगा? tan थीटा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू AO, बड़ा ट्राइंगल का जो राइट एंगल ना ये है, सो AO अपॉन बेस। बेस इज 3, ये बेस हमने 3 कैलकुलेट किया था, जो PO बेस है बड़े ट्राइंगल का। कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? हमने छोटे ट्राइंगल को बस यूज किया था ये एंगल निकालने के लिए, बस जैसे एंगल निकाल लिया, छोटे ट्राइंगल का काम खत्म। आई केम बैक टू द बड़ा ट्राइंगल जो हम पहले डील कर रहे थे, दैट्स इट। बड़े ट्राइंगल का मुझे ऑलरेडी बेस पता था, मुझे हाइट चाहिए था। हाइट है AO। AO निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए था, एंगल मैंने निकाल लिया 60 डिग्री, ठीक है। सो tan 60 हो गया AO अपॉन बेस। बेस तो 3 है ही पहले से, हमने देखा वो, ठीक है। सो AO कितना हो गया? 3 tan 60। हाउ मच इज tan 60? तो 3√3 हो गया AO का हाइट, राइट। सो AO इज 3√3, सो ये 2 कैंसिल, 3 व्हाट? ओके, 3 इंटू 3√3 हो रहा है ना? नहीं, मैंने गलत कर दिया। tan 60 3√3 ना? नहीं tan 60 is √3, AO is 3√3,
आर यू श्योर 3√3 आ रहा है? मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया? सही है, ओके। सो एरिया आ गया मेरा, ये 2 कैंसिल, ये 3 पहले से बैठा है, ए इज 3√3 यानी ये हो गया 9√3। ठीक है, एरिया मुझे गिवन है λ√3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में इन्होंने लैम्डा का आंसर शायद 3 निकाला हुआ, 3। हाँ, मुझे ना ये थीटा पे डाउट आ रहा है कि हमने थीटा 60 डिग्री करेक्ट निकाला है कि नहीं। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया ना। देखो, ये मेरा थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आया मैंने क्या गलती की है? मैंने ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दिया, तभी वो कॉस होता है। तो साइन थीटा वुड बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ आया? तो यहां पे ना मैं कॉस नहीं लूंगा, साइन लूंगा। ये थीटा का ऑपोजिट इज 1, हाइपोटेन्यूज इज 2, सो इससे थीटा आएगा 30 डिग्री। आई थिंक वहां पे एक थोड़ी सी गलती हो गई मेरी। सो जैसे ही थीटा आएगा तो ये टैन, यहाँ पे सब सही है, टैन थीटा हो जाएगा, टैन 30 हो जाएगा। टैन 30 इज 1/√3 यानी 3/√3 आ गया। सो ये 3/√3 हो जाएगा, दैट इज 9। हाँ, ये √3 कैंसिल, ऊपर √3 आएगा यानी 3√3 आ जाएगा एरिया, विच इज इक्वल टू λ√3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इन छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। समझ आया? ओके, अब वन लास्ट टॉपिक फॉर द डे। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, एकदम रट लेना फॉर्मूला, ज्यादा लॉजिक वॉजिक में मत जाओ, फायदा नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फॉर्मूला रटोगे तो आसान होगा। कॉमन टेंजेंट तो हमने देख लिया कैसे होता है, एक ट्रांसवर्स होता है और एक ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में मुझे पता है कि टेंजेंट ऐसे दिखेगा। बाय द वे, ये सिनेरियो सिर्फ ऐसे सर्कल्स के लिए ही वैलिड है जो टच नहीं हो रहा या फिर सिंगल पॉइंट टच हो रहा। ठीक है, सो ये जो T1 T2 का लेंथ आएगा ना, दो टेंजेंट्स के जो सर्कल के टच पॉइंट्स है उनके बीच का डिस्टेंस T1 T2, उसका फॉर्मूला ये होता है C1 C2 यानी सेंटर्स के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला आप रख लीजिए। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट्स T1 T2 का डिस्टेंस होता है रूट ऑफ C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 R2 होल स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इन केस ऑफ इंटरनल ट्राइंगल, जो सिर्फ इसी सिनेरियो में एग्जिस्ट करता है, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ R1 माइनस R2। बाकी पूरा सेम। ठीक है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स का डिस्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT भी बोलते हैं इसे, इज L इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 माइनस R2 होल स्क्वायर का होल रूट। दूसरा ट्रांसवर्स टेंजेंट या इंटरनल टेंजेंट, इसमें R1 प्लस R2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ R1 माइनस R2, दैट्स ओनली डिफरेंस। ये फॉर्मूला रख लीजिए। इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आज सच अभी, लेकिन इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, एक्चुअली आ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फैमिली ऑफ सर्कल्स, घर परिवार। ठीक है, हमने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था शायद, याद है आप लोगों को? उसके बाद और कुछ पढ़ा, फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ा था क्या हमने? नहीं, वो 3D ज्योमेट्री में था, नॉट यूएस। हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस जैसा था ना, वैसे ही फैमिली ऑफ सर्कल्स होगा ऑन सिमिलर लाइंस, सिमिलर थॉट प्रोसेस। ठीक है, कल हमारी क्लास है, कल सब लोग आ रहे हैं ना? कल आ जाइए सब लोग, कल हम सर्कल्स खत्म कर देंगे, लास्ट 2-3 टॉपिक्स बचे। ओके, सो बी प्रेजेंट टुमारो विल फिनिश सर्कल्स, उसके बाद विल टेक अप क्वेश्चंस। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली पूछ लीजिएगा एज यूजुअल।